Good morning, students. In previous video, we have learned about the topic the Delhi Sultanate. In that video, we have learned about the rulers of different dynasties rule over Delhi. Continuing from the topic, I am going to discuss about the rulers of Tughlaq dynasty, and he was Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq was well-known ruler of Tughlaq dynasty and done lot of work for the welfare of public. Firoz Shah Tughlaq, 1351 to 1388. Muhammad bin Tughlaq died in 1351. He was succeeded by his cousin Firozshah Tughlaq. He learned many lessons from his cousin's rule. He had inherited an empty treasury and hostile nobles. मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बनता है। उसने अपने कजन के शासन से बहुत कुछ सीखा। He had inherited an empty treasury and hostile nobles. To win support of the nobles and ulema, he tried to win them over by giving them bigger iqta and made them hereditary. He also ruled according to Islamic law, and imposed the jizya, a special tax to be paid by the non-Muslims. All this made the nobles and ulema very powerful, and they started influencing Sultan. ऐसा है कि उसने अपने कजन के शासन से बहुत कुछ सीखा। उसे विरासत में खाली खजाना तथा शत्रुतापूर्ण रईसों की द्वेष मिली। उलीमा का समर्थन प्राप्त करने के बाद उन्हें बड़ा एकता, जो एक तरह की जमींदारी व्यवस्था थी जो पहले वेतन पर आधारित थी, उसे फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत बना दिया। वह इस्लामिक कानून के अंतर्गत शासन किया तथा नॉन मुस्लिमों पर जजिया टैक्स इम्पोज किया। इन सब सुधारों के बाद उलेमा तथा दरबारी बहुत शक्तिशाली हो गए तथा सुल्तान को भी प्रभावित करने लगे। फिरोज रिफॉर्म्स, फिरोज के द्वारा किए गए सुधार। He is known today more for the outstanding mosques and forts he built and the welfare work he did for his people rather than his conquest. He built many tanks, canals, and wells for irrigation. He built new hospitals and rest houses. He undid the unjust law. He set up many educational institutions and got several Sanskrit texts translated into Arabic. फिरोज को आज भी जाना जाता है अद्भुत मस्जिदों तथा किलों के निर्माण के लिए जो उसने बनाया था। उसने अपने लोगों के कल्याण के लिए ढेर सारे कार्य किए। उसने ढेर सारे तालाब बनाए, नहर बनवाए तथा बहुत सारे सुधार किए हैं। लेकिन उसने कानूनों को पूर्ववत रहने दिया और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया और ढेर सारे काव्य का, संस्कृत के काव्यों का ट्रांसलेशन पर्शियन में और अरेबिक में किया। He founded new towns like Hisar, फिरोजपुर, जौनपुर एंड फिरोजाबाद। उसने बहुत सारे शहर की स्थापना की जैसे हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, जो आज के डेट में देखे जाते हैं। He also abolished many taxes, wrote off many loans and reduced the rates of revenue. वो उसने बहुत सारे टैक्स जो थे उसे अबॉलिश कर दिए, मिटा दिए और बहुत सारे लोन को माफ़ कर दिया और लैंड रेवेन्यू को भी उसने कम कर दिया था। His successors were incompetent, लेकिन उसके जो वंशज जो थे वो अयोग्य थे। After his death, in 1388, his descendants fought against each other. उसकी मृत्यु के बाद में 1388 में उसके जो वंशज हुए, उत्तराधिकारी हुए, वे आपस में ही लड़ने लगे। द एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, और जो पूरा साम्राज्य जो था वो बंटने लगा। ओनली दिल्ली एंड द सराउंडिंग एरियाज रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ तुगलक्स, और स्थिति ऐसी हो गई कि दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे बस केवल वही तुगलक शासकों के अधीन थे। फिरोज शाह ब्राउड टू अशोकन्स पिलर टू दिल्ली carefully and wrapped in silk cotton cloths and resettled one of them in his palace at फिरोज शाह कोटला। ऐसा है कि उसने दो अशोक स्तंभ को बहुत अच्छे तरीका से संभाल करके उसे वो लाया था और उसे फिर से स्थापित किया फिरोज शाह कोटला में।
और उस वो जब पिलर ला रहा था तो उसे बहुत अच्छे तरीके से सिल्क के और कॉटन के कपड़ों में लपेट करके लाया था, जिससे कि वो प्रभावित ना हो। जैसा कि हम लोग जाने कि तिमूर के आक्रमण के पहले तुगलक वंश बहुत अच्छे से शासन नहीं कर रहा था। तुगलक वंश के जो शासक हुए फिरोज शाह तुगलक के बाद में बहुत कमज़ोर थे, और उसके बाद तिमूर का आक्रमण होता है। तिमूर बहुत सारा धन यहाँ से लूट करके जाता है और यहाँ पर खिज़र खान से को यहाँ की ज़िम्मेवारी सौंप करके वो वापस चले जाते हैं। लाहौर, दीपालपुर एंड टू हिज डिप्यूटी खिज़र खान सैयद। ऐसा है कि तिमूर जो था वो मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर की जो शासन व्यवस्था थी उसे वो खिज़र खान सैयद को सौंप दिया। When Timur left India, he appointed Khizr Khan in charge of his territories. उसने जो तिमूर जो भारत के जो क्षेत्रों को जीता था, उसमें उसने खिज़र खान सैयद को उसका जो था शासक नियुक्त करके वो चला गया, उसका इंचार्ज नियुक्त करके चला गया। लेटर ही स्टार्टेड हिज ओन डायनेस्टी, और बाद में खिज़र खान जो था वो अपने खुद की वंश की स्थापना की। दिस डायनेस्टी लास्टेड ड्यूरिंग 1414 टू 1451, और ये वंश 1414 से 1451 के बीच में दिल्ली में राज किया। बट ऑल द रूलर्स ऑफ आफ्टर खिज़र खान वे आर वीक एंड इनकम्पिटेंट। ऐसा है कि खिज़र खान के बाद में और भी जो सैयद वंश के शासक हुए वो बहुत ही कमज़ोर हुए, वो बहुत अयोग्य थे। इन 1451 एन अफगान नोबल बहलोल लोदी ओवरथ्रो द सैयद डायनेस्टी एंड एस्टैब्लिश द लोदी डायनेस्टी। और ऐसा है कि 1451 के बाद में अफ़गान जो सरदार जो थे, अफ़गान दरबारी थे, बहलोल लोदी, उसने सैयद वंश के शासकों को हटा दिया और वहाँ पर खुद की स्थापना लोदी वंश की स्थापना की। As we know that descendants of Khizr Khan Sayyid were weak and competent. So Afghan nobles Bahlol Lodi overthrow the Sayyid dynasty and established Lodi dynasty. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खिज़र खान सैयद के जो वंशज जो थे वो बहुत कमज़ोर थे, तो बहलोल लोदी ने उसे गद्दी से निष्कासित करने के बाद में लोदी वंश की स्थापना की। दैट्स व्हाई वी हैव टू नो अबाउट द लोदी डायनेस्टी। ओके, एंड द नेक्स्ट रूलर ऑफ नेक्स्ट डायनेस्टी विच रूल ओवर दिल्ली सल्तनत वाज Lodi dynasty. The Lodi dynasty which ruled over Delhi from 1451 to 1526. Okay, till the last Sayyid dynasty, all the rulers of Delhi Sultanate were Turkish origins. Most important, जैसा हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश तक जितने भी शासक हुए सभी जो थे वो तुर्किश ओरिजिन के थे। द लोदीज वेयर अफगान हु हैड एंटर इंडिया ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक रेन। और जो लोदी जो थे वो अफ़गान थे और वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत में आए थे। द बहलोल लोदी which ruled over Delhi from 1451 to 1489. Okay, the first ruler of Lodi dynasty was Bahlol Lodi. So we have to know about Bahlol Lodi. In the year of 1451, Bahlol Lodi ascended the throne of Delhi and laid the foundation of Lodi dynasty. ऐसा है कि 1451 में बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने लोदी वंश की स्थापना की। ही मेड अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट द सल्तनत एंड कर्ब द पावर ऑफ रेबेलियस गवर्नर। ऐसा है कि उसने अपनी शक्ति को संचित किया और जो उसके जो रेबेलियस गवर्नर थे उसे हटाया। ही अपॉइंटेड लॉयल अफगान नोबल्स इन देयर प्लेस, और उसकी जगह पे अपने विश्वास पात्र और यंग सरदारों की उसने इस्टेब्लिशमेंट की थी। ही एक्सटेंडेड हिज रूल फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार, और उसने अपने शासनकाल का विस्तार पंजाब से लेकर के बिहार तक किया। to 1557 in 1517 in Delhi Sultanate. The most successful and powerful ruler of Lodi dynasty was Sikandar Lodi. ऐसा है कि सबसे शक्तिशाली सबसे महत्वपूर्ण शासक लोदी वंश का हुआ सिकंदर लोदी। ही वॉज सन ऑफ बहलोल लोदी, और वो बहलोल लोदी का पुत्र था। एंड सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ, और बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ही अनेक्स्ड जौनपुर एंड बिहार एंड साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ रूलर ऑफ बंगाल। उसने जौनपुर और बिहार में शासन किया और बंगाल के शासकों के साथ में उसने मित्रतापूर्ण संधि को
जोड़ा। He also introduced many public welfare schemes like lowering the prices of essential goods and digging canals and wells. वो आवश्यक सामग्रियों की जो प्राइस में उसमें क्या किया था, उसमें कटौती की थी, उसके दाम में कटौती की थी और उसने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के काम किए थे और कैनाल्स खुदवाए थे, नहर खुदवाए थे। सिकंदर लोदी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड हिज कैपिटल। सिकंदर लोदी ही वो व्यक्ति था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी, उस नगर को बसा करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी। आफ्टर दैट वी हैव टू नो अबाउट द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड ही वाज इब्राहिम लोधी विच रूल ओवर दिल्ली फ्रॉम 1517 to 1526. After the death of Sikandar Lodi, his son Ibrahim Lodi succeeded to the throne of Delhi in 1517. ऐसा है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में दिल्ली की गद्दी पर उसका बेटा इब्राहिम लोदी बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसने 1517 तक वहाँ पर से अपना शासन शुरू किया। ही फेस्ड अ टफ टाइम, वो अपने शासन काल में बहुत परेशानियों से घिरा हुआ था। द अफगान नोबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, और उसके जो अफगान जो नोबल्स जो थे, अफगान रईस जो थे, वो उसके अगेंस्ट में विद्रोह कर दिए। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही डिफीटेड देम। To prevent such revolt in future, he replaced rebellious noble with younger loyal officers. ऐसा है कि भविष्य में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए उसने क्या किया, पुराने जितने भी अफगान सरदार थे उसे वो रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे अपने यंग और ईमानदार शासक, ईमानदार ऑफिसर्स की नियुक्ति की। दिस डिस्प्लेस्ड नोबल्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इससे पुराने जो अफगान सरदार थे वो नाराज हो गए और उन्होंने षड्यंत्र रचा। Ibrahim Lodi's own uncle Daulat Khan, who was the governor of Punjab, conspired with the other nobles and sought to help of Babur by inviting him to come to India. ऐसा है कि इब्राहिम लोदी के अंकल जो थे, वो चाचा जो थे, दौलत खान लोदी थे और वो पंजाब के गवर्नर थे। उन्हें भी ये डिस्प्लेसमेंट रास नहीं आया और उसने अफगान सरदारों के साथ में रह करके मिल करके एक षड्यंत्र रची और बाबर को उसने भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर्स आर्मी डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, और बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना को पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में पराजित करती है। विद दिस सल्तनत पीरियड केम टू एन एंड, और ऐसा है कि बाबर के आक्रमण के बाद में, पानीपत के युद्ध के बाद में सल्तनत वंश का खात्मा हो जाता है। देयर आफ्टर बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर, और इसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। दैट्स ऑल। I think all of you have understood the topic. And for homework, please click PDF link of School app. Thank you.